गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय राजनीतिक विचारक द्वितीय पेपर में आज हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा विशेष जो संबंध है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की प्रमुख कृति है और राजा के गुण, सप्तांग सिद्धांत और राजा की कर्तव्य, इनके बारे में अपने जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है कौटिल्य के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति। देखिए, एक राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य के योगदान को आप नकार नहीं सकते। उन्होंने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, बल्कि उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जो एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध निर्धारित किस प्रकार से किए जाने चाहिए। उन्होंने अपने जो प्रमुख कृति है अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो है विदेश नीति का विशद विवेचन किया है। उन्होंने विदेशों में राजदूत रखने, गुप्तचर रखने, है ना, इन सब के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस क्षेत्र में कौटिल्य प्लेटो और अरस्तु से भी आगे बढ़ कर के सोचते हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ में व्यवहारिक संबंधों में दो प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। सबसे पहला तो है कि पड़ोसी राज्यों के साथ में किस प्रकार से संबंध बनाए रखे जाने चाहिए। तो इस संबंध में एक मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और दूसरा अन्य राज्यों के साथ में 6 गुण वाली विदेश नीति यानी 60 गुण्य नीति, है ना। इन दो चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मंडल सिद्धांत देखिए। मंडल सिद्धांत का एक डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें जो है केंद्र में एक विजुगीषु राजा है। विजुगीषु राजा का मतलब होता है विजय की इच्छा करने वाला। उनसे जो सीमा में जो अड़ा हुआ राजा होता है वो शत्रु है। फिर शत्रु के बगल में जो दूसरा राज है वो विजुगीषु का मित्र है। फिर अरिमित्र है, फिर शत्रु है, फिर अरिमित्र का अरिमित्र है। ये की यही श्रृंखला पीछे की तरफ होती है। पाशनिग्राह, आक्रांदा, पाशनिग्राह सार और आक्रांदा सार। तो ये जो मंडल सिद्धांत है, अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह में विद्यमान कौटिल्य के द्वारा एक दूसरे के प्रति अपनाई गई नीति का वर्णन किया है। इसके केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने की इच्छा रखता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजुगीषु राजा कहा है। उसकी मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। तो विजुगीषु की राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वो अरि राज्य होगा। अरि का मतलब होता है शत्रु। विजुगीषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजुगीषु का मित्र होता है। जो मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र होता है। कहने का मतलब है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु और उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र, ये जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। तो ये 5 राज्य उसके आगे की ओर होते हैं, है ना। विजुगीषु के सामने वाली दिशा या आगे की ओर होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की ओर, पीछे की दिशा में होते हैं। तो विजुगीषु के पीछे वाला जो राजा होता है उसे पीछे का शत्रु, पीठ का शत्रु कहा जाता है। वो होता है पाशनिग्राह। उसके बाद आक्रांदा अर्थात पीठ का मित्र, पाशनिग्राह सार पाशनिग्राह का मित्र और आक्रांदा सार का मित्र। ये 4 राजा होते हैं, 5 आगे और 4 पीछे। पाशनिग्राह पड़ोसी होने के कारण विजुगीषु का मित्र होता है और नहीं, विजुगीषु का शत्रु होता है। इस प्रकार इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के भी राज्य होते हैं, एक मध्यम और एक उदासीन। मध्यम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं अरि और विजुगीषु
दोनों की राज्यों की सीमाओं से मिली हुई होती हैं, है ना। दोनों चाहे मित्र हों या शत्रु हों, ये दोनों से इसकी मिली हुई होती हैं और ये सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर ये दोनों का मुकाबला अलग अलग कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश बिजुगीषु, अरि और मध्यम इन तीनों की सीमाओं से दूर होता है। यह बहुत प्रबल होता है और उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले रहने की दशा में भी वो उनकी मुकाबला मिले होने की दशा में भी वो सहायता कर सकता है और परस्पर न मिले रहने की दशा में भी वो प्रत्येक का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार जो 12 राज्यों का जो ये समूह है, ये राज्यमंडल कहलाता है। तो ये चित्र के सामने आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और आप इसको देखकर समझ सकते हैं। तो मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का जिक्र किया है कि एक व्यक्ति के, एक विशेष राज्य के कौन कौन तो मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु हो सकते हैं। तो प्रत्येक राजा को अपनी नीति और विदेश नीति इस लक्ष्य को सामने रख करके बनानी चाहिए, क्योंकि आपसे जस्ट मिला हुआ राज्य आपका मित्र नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अपने शत्रुओं की श्रेणियों को गिन करके अपनी विदेश नीति का संचालन किया जाना चाहिए। तो कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत को अगर हम वर्तमान स्वरूप में भी लागू करने का प्रयास करते हैं तो आंशिक रूप से काफ़ी कुछ ठीक प्रतीत होता है। जैसे वर्तमान में भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं, तो बहुत कुछ सीमा इन्हीं कारणों के कारण भारत के साथ सीमा विवाद के कारण भारत के मतभेद बने हुए हैं। भारत के प्रति मतभेदों की समानता के कारण भारत का मतभेद चीन के साथ में भी है और पाकिस्तान के भी साथ में है, और भारत के प्रति इन मतभेदों की समानता के कारण चीन और पाकिस्तान परस्पर मित्र हैं। इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को भी मंडल सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जब व्यापारिक, आर्थिक और ग्लोबल जो विश्व है, वैश्वीकरण के दौर में जो है विचारधारा संबंधी जो भेद हैं वो भी संघर्ष के कारण होने लगे हैं। इस प्रकार मात्र सीमाओं के आधार पर राज्य के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। मंडल सिद्धांत के संबंध में डॉक्टर अल्तेकर का कहना है कि प्राचीन विचारक ये जानते थे कि युद्धों को वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं, अतः उनके खतरों को कम करने के लिए उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिनके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति संतुलन बना रहे, विवेकपूर्ण शक्ति संतुलन बना रहे, ये क्लियर हो कि कौन किसका मित्र है और मित्र नहीं है, ताकि युद्ध ना हो सके। युद्ध करते समय वो युद्ध की जब संभावना भी देखे तो वो ये देख पाए कि इस राजा का कौन कौन तो शत्रु हैं और कौन कौन मित्र हैं, और कौन ऐसे हैं कि जो हम लड़ेंगे तो हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो इस आधार पर एक शक्ति संतुलन बना रहता है और कोई भी अनावश्यक युद्ध के क्षेत्र में नहीं उतरता है। तो ये जो वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में ये जो है मंडल सिद्धांत का है। तो अनेक राज्यों का समूह राज्यमंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली विदेश नीति का इसमें वर्णन किया है, और ये 12 राज्यों का एक समूह है। तो ये 12 राज्यों का जो समूह है ये मंडल कहलाता है। अब हम आते हैं षाटगुण्य नीति के बारे में। तो 6 गुणों वाली पड़ोसी राज्यों और विशेषकर अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने 6 गुणों वाली अर्थात षाटगुण्य नीति का प्रतिपादन किया है, और ये षाटगुण्य नीति मनु ने भी अपने विचारों में बताई है, और यही आगे शुक्र नीति में भी इन्हीं को बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि षाटगुण्य नीति की विवेचना मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों भारतीय विचारकों ने, प्राचीन भारतीय विचारकों ने अपने अपने विचारों में की है। तो षाटगुण्य नीति की जब हम बात करते हैं तो 6 लक्षणों वाली संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। संधि का मतलब होता है
आपको पता है कि संधि किसे कहते हैं, कि किसी भी राजा के लिए संधि का उद्देश्य होता है कि शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को बलशाली बना लेना। वो कहते हैं कि शत्रु से भी उस समय संधि कर ली जानी चाहिए जब आपको लगता हो कि आप उस पर जीत नहीं सकते। स्वयं को शक्तिशाली बनाना हो और शत्रु को निर्बल करना हो तो उस समय आपको कुछ समय चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि उस समय आप संधि करके अपने आप को बचा सकते हैं या अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, ताकि आपको कुछ समय मिल जाता है। दूसरा अर्थ होता है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। तो कौटिल्य बोलता है कि युद्ध का अनुगमन तभी करना चाहिए जब राजा को लगे कि शत्रु कमजोर है, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हों तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो। तो विग्रह नीति का अनुसरण करने से पूर्व राजा के द्वारा राज्य मंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की व्यवस्था कर ली चाहिए। तो विग्रह नीति अपनाते हुए भी शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लेना चाहिए, है ना। वो कहता है कि अगर युद्ध की व्यवस्थाएं ठीक हों और उसे लगता हो कि वो युद्ध जीत सकता है, तो उसे विग्रह की नीति अपना करके सामने वाले पर आक्रमण करके तुरंत अपनी कार्यवाही को अंजाम दे देना चाहिए। तीसरा है अयान। यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण। इसका अर्थ है कि इस नीति को तब अपनाना चाहिए जब राजा को लगे कि वो पर्याप्त शक्तिशाली है और वो आसानी से जीत सकता है बिना शर्त ना। तो विग्रह और यान में बस इस तरह का अंतर है। यान जो है वो विग्रह से थोड़ा सा आगे है। आसन का मतलब होता है तटस्थता, यानी यदि विजुगीषु और शत्रु अगर दोनों ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हों तो राजा को लगता है कि अगर वो आक्रमण करेगा तो जीत नहीं सकता, तो ऐसे में उसको तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए और ऐसे तटस्थता की नीति अपना करके निरंतर शक्ति अर्जन की प्रयास करते रहने चाहिए। पांचवा है संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है बलवान का आश्रय लिए जाने से। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, साथ ही यदि वो अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ होता है, तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिसका भी आश्रय ले रहा है वो शत्रु से अधिक बलशाली हो। अगर कमजोर की अगर आप उसने शरण ली है तो वो उचित नहीं है। और है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रकार की युद्ध नीतियां एक साथ अपनाना। एक राज्य के साथ तो संधि और दूसरे के साथ में विग्रह। ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेना, दूसरे राज्य से लड़ाई करना, ये द्वैधी भाव की नीति है जो आप राजा जो है वो अपना सकता है। कुल मिला के उपरोक्त सभी बातों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौटिल्य एक व्यवहारवादी विचारक है। उसने ये कहा है कि जो उस समय आपकी तत्कालीन परिस्थितियां हों, जो विशेष परिस्थितियां हों और उस विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में राजा को जो उचित लगे वही नीति अपनाने ली चाहिए। यदि राज्य विषयक विचारधारा, विदेश संबंध सभी विचारकों के श्रेणी में उसके विचार यथार्थ हैं और वास्तविक हैं, वो कोरे काल्पनिक या पारलौकिक नहीं है। उसकी षाड्गुण्य नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम या अधिक उसके सिद्धांतों पर आचरण करते हैं, उनको अमल में लाते रहते हैं, चाहे वो उन पर भरोसा ना करें या उनके ऊपर विश्वास करने की बात ना करें, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ना करें, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन सभी आचरण को इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त विदेश नीति को जो है सफल संचालन के लिए समस्त भारतीय आचार्यों मनु, कौटिल्य, शुक्र सभी ने 4 उपायों का विधान बताया है। 4 उपाय कौन से हैं? साम, दाम, दंड, भेद। ये हमारे कूटनीति के प्रमुख आचरण हैं। कौटिल्य का मानना है कि कमजोर राजा को समझा बुझाकर, है ना, साम के द्वारा और या कुछ सहायता देकर दान के द्वारा। दाम होता है देना, मूल्य देना। भेद का अर्थ होता है फूट डालना,
है ना, फूट डालना। और कौटिल्य का विचार है कि यदि राजा जिसके विरुद्ध आप युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसके प्रति भेद नीति अपनानी चाहिए। भेद नीति का मतलब है कि फूट डालने की प्रयास करने चाहिए, मतभेद की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, उसके में राज्यों के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में, मंत्री और प्रजा के बीच में, है ना, एक फूट डालने की नीति कर देनी चाहिए, जिससे राजा जो है वो कमज़ोर हो जाए और उसका राज्य जो है वो निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का काम वो कहता है कि आप गुप्तचरों के माध्यम से करें, दूतों के माध्यम से करें। दंड के संदर्भ में उसका ये मानना है कि युद्ध और कौटिल्य का मानना है, दंड का अर्थ है युद्ध, और कौटिल्य की ये मान्यता है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जब अन्य 3 उपाय काम न कर पाए, अर्थात साम, दाम और भेद। अगर आप तीनों सफल ना हो तो फिर ही दंड का उपाय किया जाना चाहिए। दंड का जो उपाय है वो अंत में ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दंड का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है ना, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये तो थे आपके कौटिल्य की 60 गुण्य नीति। कौटिल्य जो है सैन्य बल को भी बहुत अधिक उपयोगी मानता है। कौटिल्य जो है चतुरंगिनी सेना का समर्थन करता है। 4 अंग होते हैं सेना के, पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ, है ना। कौटिल्य कहता है कि राजा के पास युद्ध करने के लिए 3 शक्तियां भी होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? एक उत्साह शक्ति, एक प्रभाव शक्ति और एक मंत्र शक्ति। युद्ध के भी वो प्रकार बताता है। वो कहता है कि 3 प्रकार के युद्ध होते हैं। एक धर्म युद्ध होता है, एक कूट युद्ध होता है जो छल कपट वगैरह से होता है, और तीसरा तूष्णीय युद्ध होता है। तूष्णीय युद्ध में छल कपट रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। तो कौटिल्य जो है अत्यधिक यथार्थवादी विचारक है, और जो युद्ध में शत्रु के साधनों को नष्ट करने, शत्रु की भूमि में फसलों को नष्ट करने, जल को दूषित करने जैसे गलत उपायों को भी वो न्यायोचित मानता है। तो कौटिल्य एक महान विचारक रहा है अपने यहाँ पे। तो कौटिल्य की जहाँ तक हम देन की बात करते हैं, तो देखिए कौटिल्य जो है वो हमारे भारतीय दर्शन में अरस्तु के समान कौटिल्य को भी भारतीय जनक, दर्शन का जनक कहा जा सकता है। सालेटोर के इस कथन में कतई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राचीन भारतीय विचारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारा कौटिल्य की है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि जितने भी राजनीतिक सभी विचारकों का सार है। कौटिल्य से पूर्व जितने भी भारतीय विचारक हुए हैं, जिसमें बृहस्पति है, भारद्वाज है, वातव्याधि है, इन कौटिल्य ने भी जो है इन विचारकों का उल्लेख किया है। इनकी विचारधारा का प्रभाव भी कौटिल्य में देखने के द्वारा मिलता है, लेकिन विषय का वैज्ञानिक विवेचन सबसे पहले कौटिल्य के द्वारा ही किया गया है। अर्थात शासन कला को एक विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने का जो काम है वो सिर्फ कौटिल्य के द्वारा ही हो पाया है ना। दूसरा यह है कि जितने भी और भी विचारक हुए हैं वो सभी धर्म प्रधान वाले दृष्टिकोण थे। तो कौटिल्य वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने धर्म और नैतिकता की पृष्ठभूमि में जो है ना, इससे अलग हटकर राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की। उन्होंने राजनीति को वह स्थान प्रदान किया जिसकी वो अधिकारिणी थी। कौटिल्य ने वही कार्य किया जो अरस्तु ने यूनान में किया। कौटिल्य ने राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की जो भारतीयों के मानस पर अत्यंत प्रभाव पड़ा, और राजनीति को धर्म से पृथक करके एक महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया, क्योंकि भारतीय स्वभाव और भारतीय चरित्र पारलौकिकता की ओर अधिक झुका हुआ था। इस दोष को सुधार करके उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था और उसने शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध, विदेश नीति सभी मामलों में एक नवीन व्याख्या जो है उन्होंने प्रस्तुत की है कि राजा को मंत्रियों की सलाह से चलना चाहिए, राजा को लोकहित कार्य करने चाहिए। तो जो कौटिल्य है वो एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था के जनक के रूप में उसने
काम किया। कौटिल्य का राजा ये उपदेश देता है राजा को कि प्रजा के धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कौटिल्य ये मानता है कि राजा को अपने काम करने चाहिए। धर्म जनता की निजी वस्तु है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म आचरण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात आज भी सिद्ध करती है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रूप आज के युग की देन नहीं है। इस बात की तो चर्चा हमारे कौटिल्य बहुत पहले कर चुके हैं, है ना, कि कौटिल्य राज्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में भी जो बात करते हैं वो आज भी है। तो कौटिल्य न केवल यथार्थवादी बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी रहे हैं। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है बल्कि व्यवहारिक कार्यों के आधार पर देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीय शासन भी प्रदान किया है। उन्होंने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। एक महामंत्री के रूप में प्रशासनिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया है। वो केवल राजनीति के प्रकांड विद्वान नहीं थे बल्कि एक महान पुत्र थे, इतिहास के नायक भी थे और अत्यंत कठिन समय में उन्होंने देश की एक सेवा भी की है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ऐतिहासिक वस्तु है। महत्व इसलिए ज़्यादा है कि वो कोरी आदर्शवादी रचना नहीं है बल्कि उपयोगितावादी व्यवहारिक रचना है ना। श्यामा शास्त्री ने इसको 1909 में जनता मतलब इसको प्रकाश में लाए, तभी से संसार में ये राजनीतिक चर्चा का विषय है। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु और मैकियावेली और बेकन ने किया वो कार्य भारत में चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त कौटिल्य ने किया। व्यक्तिगत मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कौटिल्य के जो वैदेशिक सिद्धांत हैं उनका मूल्य आज भी बहुत अधिक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मामले में, समस्याओं के मामले में। तो पूरे कौटिल्य का अध्ययन करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उन्होंने स्वयं पर प्रयोग करके उन्हें देखा। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जितने भी राजा आए वो कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन करते रहे और भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचता रहा। उसके बाद हिंदू साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। कौटिल्य लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक था, वो कभी भी निरंकुश राज्य का समर्थन नहीं करता था। तो कौटिल्य के जो विचार हैं, जो राजनीति से संबंधित विचार हैं, वो उच्च कोटि के हैं और नितांत मौलिक हैं। तो ये तो था आपके आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की राजनीतिक विचार। धन्यवाद।